चलिए, आज हमारा क्लास 10th का साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो क्लास 10th में साइंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या चीज़? केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में जो है ना, आपको 5 एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना एक्सरसाइज पढ़ना है? 5 एक्सरसाइज पढ़ना है। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पहला चैप्टर ये हो जाएगा। पहला चैप्टर ये हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। दूसरा जो चैप्टर होगा हम लोगों का वो हो जाएगा एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातु। ठीक है। धातु एवं अधातु। नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का वो होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद से लास्ट जो चैप्टर होगा हम लोग का केमिस्ट्री में वो हो जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट्स कंपाउंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री में क्लास 10th में कुल 5 चैप्टर जो है पढ़ना है। कौन कौन? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको अम्ल, भस्म एवं लवण। आगे हम लोग समझेंगे कि क्षार में, भस्म में, क्षारक में सब क्या अंतर होता है जब चैप्टर पढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। और उसके बाद से कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो आप 9th क्लास में अवश्य पढ़े होइएगा उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पदार्थ जो होता है, जो मैटर होता है, जो चीज आप देखते हो, जिसको छू सकते हो, जिसमें वजन हो, जो कुछ जगह घेरे, है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर या पदार्थ बोलते हैं। अब उस पदार्थ के जो है ना मुख्यतः 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। पदार्थ के मैटर कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज,
रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी। तो भौतिक गुण को हम लोग बाह्य गुण एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बाह्य गुण भी बोलते हैं, बाह्य गुण एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और रासायनिक गुण जो होता है ना, उसको हम पदार्थ का आंतरिक गुण भी बोलते हैं, आंतरिक गुण, इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंटरनल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भौतिक गुण पदार्थ के किस तरह के प्रॉपर्टीज को, किस तरह के गुण को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं और किस तरह के गुण को हम लोग उसका रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाह्य गुण, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, बाह्य गुण। तो बाह्य गुण को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। बाह्य गुण का मतलब हो गया, जब किसी पदार्थ को आप देखते हो, पदार्थ को देखते हो और उसके रंग के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर, मतलब आंखों से देख करके, छू करके, स्पर्श करके और उसके बारे में यदि कुछ बताते हो, उसका बाह्य गुण हो गया। किसी वस्तु को देखते हो, जैसे इस वस्तु को देख रहे हो, तो देखने से पता चल जा रहा है कि इसका ये रंग क्या चीज है, काला है। रंग क्या चीज है, ये रंग जो है ना, ये कालापन जो है ना, ये रंग जो है, ये इसका बाह्य गुण कहलाएगा। क्योंकि हम देख करके हम बता दे रहे हैं, वस्तु के बारे में कुछ हम बता पा रहे हैं क्या, कि ये क्या चीज है, काला है। तो वस्तु का वह गुण जिसे आप देख करके, जिसे आप छू करके, स्पर्श करके, वह बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप उसके बारे में बता सकते हैं, तो वह गुण जो होता है उसका क्या कहलाता है, बाह्य गुण कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य गुण या भौतिक गुण कहलाता है। जैसा कि डिफिनीशन आप यहाँ पर देख रहे हो, पदार्थ के ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन करके कर सकते हैं, भौतिक गुण कहलाता है। अवलोकन करके, अवलोकन का मतलब इसको देख करके, ये कैसा है कि नहीं, गोल है, लंबा है, बेलनाकार है कि नहीं, शंक्वाकार है, किस टाइप का है, तो देख करके रंग के आधार पर, ये ब्लैक है, लाल है, इस तरह से नहीं, तो रंग ये सब क्या हो गया, इस वस्तु का, पदार्थ का क्या कहलाएगा, बाह्य गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, पदार्थ के ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, भौतिक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। अब पदार्थ के कौन कौन से गुण जो है ना, जो हम अवलोकन करके बता सकते हैं, वो उसका भौतिक गुण होगा। जैसे रंग, तो किसी वस्तु को देख करके उसके रंग के बारे में बता सकते हैं कि इस कलर का है, तो रंग क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया। उसी तरह से गंध, स्मेल, आंख बंद कर लें और अगरबत्ती हम कहीं जला दें, या कोई स्वादिष्ट हम खाना बना रहे हैं, नहीं, मिर्च मसाला डाल करके मसालेदार भोजन बना रहे हैं, तो गंध से हम पहचान सकते हैं कि ये अगरबत्ती है, ये खाना वगैरह बन रहा है, नहीं, तो गंध भी कौन ची हो गया, गंध के आधार पर हम वस्तु के बारे में बता सकते हैं। तो गंध भी क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, नहीं, तो गंध हो गया, अवस्था हो गया, कठोरता, द्रवनांक, क्वथनांक, आकार इत्यादि, ये सब भौतिक गुण कहलाते हैं। मतलब किसी वस्तु के ये बाह्य गुण है और ये बाह्य गुण क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। उसी तरह से अच्छा, फिर इसके बारे में देखते हैं आगे। अब हम जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो चलिए चीजें थोड़ा सा बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं रासायनिक गुण क्या कहलाता है। तो रासायनिक गुण का मतलब क्या हो गया, आंतरिक गुण, इंटरनल प्रॉपर्टीज। जैसे बहुत ऐसा चीज है जिसको देख करके, अवलोकन करके, छू करके आप नहीं बता सकते हो कि ये वस्तु जो है ना, एक ही चीज है कि अलग अलग है। जैसे मान लो कि एक नमक का हम क्रिस्टल ले लेते हैं, एक नमक का क्रिस्टल ले लेते हैं और एक हम चीनी का क्रिस्टल ले लेते हैं। क्रिस्टल का मतलब एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो नमक का भी टुकड़ा आप लोगे तो वो भी जो होता है ना, व्हाइट कलर का होता है। नमक का टुकड़ा एक लोगे तो सपोज मान लो कि नमक का टुकड़ा हमने एक लिया, इस शेप का हो गया, नहीं, इसी शेप का चीनी भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। दोनों को का कलर देख करके आप बता सकते हो
कि कौन नमक है और कौन चीनी का क्रिस्टल है? नहीं बता सकते हो। बता सकते हो? शेप भी एक जैसा हो सकता है, शेप भी एक जैसा हो सकता है। मतलब भौतिक गुण के आधार पर, मतलब इसको देख करके, छू करके, वो ऐसे करके हम नहीं बता सकते कि कौन नमक के कौन है क्रिस्टल है और कौन चीनी के क्रिस्टल है। तो इसके लिए हमें इसका व्यवहार करना पड़ेगा, इसको चखना पड़ेगा। तो किसी चीज का व्यवहार करके, चख करके यदि उसके बारे में हम कुछ बताते हैं तो चखना, उसका व्यवहार करना, ये उसका आंतरिक गुण कहलाता है। और इसी आंतरिक गुण को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण बोलते हैं। और यदि हम इसको चखेंगे, एक नमकीन लगेगा, ये क्या लगेगा? मीठा लगेगा। तो नमकीन लगेगा तो समझ जाएंगे कि नमक का क्रिस्टल है, और मीठा लगेगा तो क्या समझ जाएंगे? ये चीनी का क्रिस्टल है। तो कब पता चला हमें? व्यवहार करने से, चखने से पता चला। तो ये क्या कहलाता है? उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया उसकी आंतरिक बनावट, वो किस तरह से बना है, किस तरह के उसके अंदर परमाणु जो है ना, एटम है, अणु है, आपस में वो जुड़े हुए हैं। तो ये सब उसका क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टी। या किसी अन्य चीज से रिएक्शन कराते हैं और वो फिर कुछ नया चीज बनता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगा, रासायनिक गुण कहलाएगा। इतना समझ में आ गया कि भौतिक गुण एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, बाह्य गुण, और रासायनिक गुण आंतरिक। क्या चीज? आंतरिक। तो रासायनिक गुण के बारे में हमें तब पता चलेगा जब उसका व्यवहार हम करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो किसी पदार्थ के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? दो, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में सुबह से शाम तक अपने पदार्थ में बहुत सारा परिवर्तन देखते होइएगा। जैसे माँ रात में दूध रखती है और उसमें दही का थोड़ा सा अंश डाल देती है, तो सुबह 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 होते क्या बन जाता है? दही बन जाता है। बन जाता है ना? अच्छा, इसी तरह का गर्मी के दिन में हम लोग देखते हैं कि सुबह खाना वगैरह बनता है और शाम आते आते उसको यदि रख दिया जाता है, फ्रिज वगैरह में नहीं रखा जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि उस खट्टा हो जाता है। स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। ये सब क्या या परिवर्तन हो गया। पानी, बर्फ को यदि हम जब थोड़ा सा उसका यदि हम खुला जगह पर रख देते हैं तो पिघलना चालू कर देता है, तो बर्फ से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ये भी कौन सी हो गया? एक तरह का परिवर्तन हो गया। इस तरह से परिवर्तन जो होते हैं ना, दो टाइप के, भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में जब कोई परिवर्तन होता है तो उसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा है, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। मतलब सुबह से शाम शाम तक जो भी चीज आप देखते हो ना, जो परिवर्तन होता है, जो पदार्थ में, मैटर में जो परिवर्तन होता है, उसमें या तो भौतिक परिवर्तन होता है या तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसको हम अच्छी तरह से कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो बस भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में एक चीज आप पर ध्यान देना, सिंपल सा तरीका इस चीज को पहचानने का। एक पदार्थ है, कुछ नया बनता है। क्या बनता है? एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ, कुछ नया पदार्थ बनता है। तो दूसरे पदार्थ का और पहले पदार्थ का गुण यदि सेम हो, प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए? मतलब उसके केमिकल में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और मूल पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनता है, तो मूल पदार्थ और नए पदार्थ का गुण बिल्कुल अलग हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखो यहाँ पर एक पदार्थ है, मूल पदार्थ, आइए बी में परिवर्तित हो गया, तो ए और बी दोनों का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। दोनों का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? किसी तरह का, इसके गुण में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब हो गया रिवर्जिबल होता है। रिवर्जिबल का मतलब होता है ए से बी बनेगा, तो आप बी इसको परिवर्तित करोगे तो ये बी से फिर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए से बी अब पुनः बी से ए, तो भौतिक परिवर्तन। ए से बी बना लेकिन बी से ए नहीं बने, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। सिंपल सा तरीका। ए से बी बने
अब पुनः बी से ए बन जाए तो भौतिक परिवर्तन, ए से बी बने और बी से ए नहीं बने तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन का एक प्रॉपर्टीज हो गया, इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है, अर्थात केमिकल में चेंज हो जाता है। केमिकल में क्या हो जाता है, चेंज होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर ये करेंगे। यह अस्थाई परिवर्तन वो अस्थाई होता है, मैं चाहे तो फिर ए से बी या बी से ए बन सकता है, लेकिन ए से ए बी बनेगा तो किसी भी भौतिक विधि द्वारा बी से ए में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ये उत्क्रमणीय नहीं होता, मतलब ए से बी बनेगा लेकिन बी से ए नहीं बनेगा, ए से बी बनेगा लेकिन बी से ए नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला कि जल में साधारण नमक का घोलना। हम जल लेते हैं और उस जल में क्या करते हैं कि नमक को घोल देते हैं, तो घोल देने के बाद से क्या हो जाएगा, कुछ नया चीज बन जाएगा। एक जल लेना थोड़ा, और जल में हम क्या करते हैं कि नमक घोल देते हैं, तो नमक घोल देने के बाद से नया चीज बन जाएगा। तो अब बताओ आप कि ये भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब देखो ध्यान से, हम जल लेते हैं, ये जल हो गया, ये अपने पास जो है ना ये नमक हो गया। कौन सी हो गया, ये सब नमक हो गया। ये हो गया, इसके अंदर है जल। अब इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और घोल देते हैं। क्या करते हैं, घोल देते हैं। अब ये नमक का जलीय विलयन हो गया, मतलब जलीय विलयन नमकीन हो गया। अब हमारा प्रश्न है कि ये दोनों को घोल देने पर एक नया चीज बन गया। ठीक है, ये अब ये बताना है हमको, ये नया चीज जो बना ना, इसमें ये जो परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों है, ध्यान से देखो। यदि ये जल, अब एक चीज बताओ, इस विलयन में जल के प्रॉपर्टीज है कि नहीं, और नमक का भी प्रॉपर्टीज है कि नहीं, तो नया कुछ कहाँ बना। फिर हम चाहे तो इसको हम गर्म करेंगे ना, तो जल जो है ना भाप बन के उड़ जाएगा, इस जल को स्टोर कर सकते हैं, तो नमक अलग हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब हम चाहे तो इसे जल को और नमक को फिर से अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जल का, अब एक चीज बताओ, नमक क्या होता है, नमकीन। तो जब हम इस विलयन का स्वाद चखेंगे तो नमकीन भी लगेगा, और जल का भी अंश है, ये दोनों का प्रॉपर्टी इसमें है। तो नया कुछ क्या बना, कुछ नहीं बना। नया कुछ बना, नया कुछ नहीं बना, मतलब ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ये रासायनिक परिवर्तन तब कहते जब ये दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं रहता। आगे हम लोग देखेंगे, दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं रहता तब इसको हम क्या बोलते, रासायनिक परिवर्तन बोलते। क्या बोलते, रासायनिक परिवर्तन बोलते। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं रासायनिक परिवर्तन का। मान लो हम लेते हैं हाइड्रोजन, क्या लेते हैं और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो दोनों रिएक्ट करके बनेगा जल, H2O। अब आपको बताना है कि दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना। अब ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, बोलो। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, यदि दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर है तो भौतिक परिवर्तन, ये दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, फिर रासायनिक परिवर्तन होगा। या ये दोनों को मिलाने से जल बना। अब जल को भौतिक विधि द्वारा यदि इसमें कन्वर्ट कर सकते हो तो भौतिक परिवर्तन, और नहीं कन्वर्ट कर सकते हो तो रासायनिक परिवर्तन। तो जल को किसी भी भौतिक विधि द्वारा, मतलब भौतिक गुण को अपनाकर भौतिक विधि द्वारा, जैसे गर्म करके है कि नहीं, गर्म करके या ऐसा कुछ करके भौतिक विधि द्वारा आप जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते हो। मतलब ए से बी बना लेकिन बी से ए नहीं बनेगा, मतलब क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा तरीका कि यदि दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर है तो इसका मतलब नया कुछ नहीं बना, ये नया कुछ नहीं बना, ये दोनों का गुण है इसके अंदर, तब हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन कहेंगे इसको। तो अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन क्या चीज है? गैस है, ये जल जाता है। ऑक्सीजन कौन चीज है? गैस है, इसको आप देख नहीं पाओगे, इसको छू नहीं पाओगे, है कि नहीं? आइए, इसको जलने में सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जलने में क्या करता है? सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन जो होता है ना, किसी भी पदार्थ के जलने में सपोर्ट करता है। इस चीज का एक्सपेरिमेंट आप बचपन क्या मतलब 8 क्लास 9 क्लास में आप किए होइएगा। जैसे मान लो कि हम एक कैंडल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एक कैंडल ले लेते हैं और इस कैंडल को हम जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से एक गिलास को रख देते हैं। इस तरह से एक गिलास को क्या करते हैं, इसको ऊपर से इस तरह से इस गिलास से ढक देते हैं इसको। अब क्या होगा ये? क्यों क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन जो होता है ना, किसी वस्तु के जलने में क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही कोई वस्तु क्या होता है? जलता है, कुछ खास चीज छोड़ करके। अरे सर में तो ये एक चीज बता, हाइड्रोजन क्या चीज है? ऑक्सीजन क्या है? इसको आप देख नहीं सकते हो, इसको आप बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी खास इंस्ट्रूमेंट के इसको आप देख नहीं सकते हो। और जल को क्या करते हो? इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसको हम पीते हैं, है कि नहीं? तो इसके अच्छा, ये क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है। ये क्या चीज है? द्रव है। ये क्या है? द्रव है। ये आग को क्या करता है? बुझाता है। ये आग को क्या करता है? बुझाता है। तो इसका प्रॉपर्टी इसके अंदर है। यदि इसका दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर रहता तो इसको हम पी पाते? ये गैस, ये भी गैस, उड़ जाता नहीं। इसका मतलब कि ये जो है ना, ये बिल्कुल नया चीज बन गया। ये दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल क्या बन गया? ये नया चीज बन गया। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या हो रहा था? ये दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर है। नमक नमकीन लगता तो इसका स्वाद चखोगे तो नमकीन नहीं लगेगा। पानी का भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब कि दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब इसको भौतिक विधि गर्म करके हम चाहे तो जल और नमक को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको गर्म करके आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते, इसको नहीं तोड़ सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि घुले हुए नमक घुले हुए पानी से फिर हम पानी और नमक को अलग कर सकते हैं। अच्छा, मोम का पिघलना, जैसे देखो ये मोम हो गया, ये कैंडल हो गया। अब कैंडल ये जल रहा है, तो इसमें दोनों टाइप का परिवर्तन है, भौतिक भी है और रासायनिक भी है। अब कैसे? ध्यान से देखो, जब ये कैंडल जलेगा तो कैंडल के अंदर क्या रहता है? धागा। तो धागा जलेगा तो थोड़ा देर के लिए मान लो कि राख बनेगा और उष्मा वगैरह के रूप में निकल जाएगा। तो जो राख बनेगा या जो उष्मा के रूप में निकल गया, तो क्या उसको फिर आप उसे आप धागा बना सकते हो? ए से बी, तो बी से बनेगा नहीं। इसका मतलब कि धागा का जलना, मोमबत्ती में धागा का जलना रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती में मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। क्योंकि मोम जब पिघलेगा तो इधर ना करके स्टोर हो जाएगा, इधर आकर के स्टोर हो जाएगा। हम चाहे तो फिर इससे मोमबत्ती क्या कर सकते हैं? शक्ल दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो मोमबत्ती का जलना में दोनों को परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने में धागा का जलना रासायनिक परिवर्तन, और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट, कांच का टूटना। अब ये कांच हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हो एक कांच हो गया। अब ये कांच टूट करके इसका टुकड़ा यहाँ पर आ गया। गिलास है कांच का और ये टूट करके यहाँ पर आ गया। तो देखो इससे ये चीज बन गया, नया चीज बन गया। तो अभी भौतिक परिवर्तन के रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ये कांच का टुकड़ा है, ये कांच का, तो इसी का ना प्रॉपर्टी इसके अंदर होगा। अरे जिस केमिकल से बना उसी केमिकल से नहीं बना है, नहीं समझ में आया?
कि भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि कांच का जो गुण है वही गुण ने इसके अंदर, इसके टुकड़े के अंदर भी आएगा। कि कांच से अभी लोहा बन गया, टूट गया, तो कांच से सोना बन गया, नहीं बना। जो जिस केमिकल से कांच बना है, जो प्रॉपर्टीज कांच के अंदर है, जिस सूत्र, जो सूत्र कांच का होता है वही तो इसका टुकड़ा का भी होगा। बोलो, इसका मतलब क्या हो गया? ये भौतिक परिवर्तन है। चाहे तो फिर इसको हम पिघला करके फिर इस शीशे का, कांच का रूप क्या कर सकते हैं, मतलब फिर इसे हम ग्लास बना सकते हैं। ए से बी से। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बर्फ का पिघलना। कौन सा परिवर्तन? तो बर्फ पिघलेगा तो बर्फ भी पानी है। बर्फ का जो सूत्र होता है, बर्फ का जो एक कण है उसका सूत्र भी H2O होता है, और पिघल करके पानी बनेगा तो उसका भी एक कण का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो दोनों का अंदर केमिकल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब फिर पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी या पानी से फिर बना सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर कह रहा बच्चा से बुढ़ा होना। ये बच्चा से बुढ़ा होना, फिर बुढ़ा से बच्चा हो सकता है? नहीं। तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बच्चा से बुढ़ा, बुढ़ा से बच्चा, ऐसा है तो भौतिक होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों के अंदर जो है ना, जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा परिवर्तन होता है। रोज डेली कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहता है, परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन जो होता है ना हमारे पास, वो जो परिवर्तन होता है ना, फिर चाहो कि उसको जो पहले था उस टाइप में हम बदल दें तो पॉसिबल नहीं है। हर समय सोचने का, समझने का, हर चीज आपका ये हो जाता है। अब बड़ा हो गया तो हड्डी तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, अब बूढ़ा होने पर क्या हड्डी फिर छोटा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, चेंजेज होता है नहीं। तो इस तरह से बच्चा से बूढ़ा होना क्या चीज है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर अगला है बीज से पौधा बनना। जैसे बीज हो गया, जैसे हम लोग गेहूं का बीज हो गया, धान का, चना का, ये बीज हो गया, अब इसे पौधा बन रहा है, तो क्या पौधा से फिर बीज बन जाएगा? अब इसको चाहो तो तोड़ मरोड़ करके बीज बना सकते हो। इसका प्रॉपर्टीज कुछ और होता है, इसका प्रॉपर्टीज कुछ और होता है। हर समय ये इससे ये नया चीज बनता है, तो नया इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग। मतलब पुनः इसको हम बीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बीज में कन्वर्ट ए से बी, लेकिन बी से ए नहीं। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। फिर फल का पकना, रासायनिक परिवर्तन। पका हुआ फल को फिर कच्चा फल बदल सकते हो? नहीं। तो क्या होगा वो? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, लोहे के तार से जाली का बनना। लोहा का तार है, इस तरह से आपने जाली बना दी, इस तरह का जाली बना दिया है, किस तरह का परिवर्तन? फिर जाली से हम लोहा बना देंगे। लोहे के तार से जाली बनना, तो फिर जाल को तोड़ करके फिर तार के रूप में उसको ये कर सकते हो। मतलब लोहा का सूत्र भी एफ ही होता है। और जो तार बना है लोहे का ही है ना, इसका भी सूत्र क्या होगा? एफ ही होगा। इसके केमिकल में कोई परिवर्तन हुआ? सेम वही चीज है। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पकना, रासायनिक परिवर्तन। मान लो भोजन पक जाता है, जैसे मान लो कि आप चावल से भात बना देते हो, तो फिर भात से चावल हो जाएगा। आटा से रोटी बना देते हो, फिर रोटी से आटा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। बादल का बरसना, भौतिक परिवर्तन। अरे बादल क्या चीज है? पानी है। क्या चीज है? पानी है, भाप है, पानी के कण है। अब बारिश भी कौन सी है? पानी के कण है, वो भी कण है, वो भी H2O, वो भी H2O। फिर यही नहीं जाता है तो बादल बनता है। तो क्या चीज है? बादल से पानी, पानी से फिर बादल बन जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। ये क्या चीज है? हाँ, ये मोमोज खाए हो ना? हाँ, देख करके मुंह में पानी आ गया होगा। ये क्या चीज है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। फिर इसको चाहो मैदा वगैरह जिस चीज से भी ये बनता हो, फिर चाहो कि इसको हम उसमें कन्वर्ट करें तो हो पाएगा? नहीं। क्या होगा ये? रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? तो बिल्कुल आसान है। हो सकता है कि कम से कम एक नंबर का तो आपको दे ही सकता है इसमें से।
कि इस तरह से एग्जाम्पल देगा, कहेगा कि बताओ ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो सिंपल सा तरीका है लॉजिक लगाना कि ए से बी अब पुनः बी से ए भौतिक परिवर्तन, ए से बी बने लेकिन बी से ए नहीं बने तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया, यही हमारा चैप्टर का मेन चीज है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है अब ध्यान से देखो। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ क्रियाएं होती है, जैसे आपने माँ को दूध से दही जमाते हुए देखा होगा, नहीं? तो दूध होता है और दूध में माँ क्या करती है, किसी खास टेम्परेचर पर उसमें दही का अंश डाल देती है, तो क्या बन जाता है? दही। तो अचानक मान लो 4 केजी दूध है और उसमें थोड़ा सा दही का अंश डाल दिया गया, तो क्या अचानक वो दही बन जाएगा? कि कुछ समय लगता है, 4 घंटा 5 घंटा टाइम लगेगा। इस 4-5 घंटा ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में कुछ समय लगता है, 3 घंटा 4 घंटा का टाइम लगता है, नहीं? तो आखिर इस 4 घंटा में क्या होता है? कुछ तो होता है, कुछ क्रियाएं होती है और उस क्रिया के दौरान क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? मतलब रासायनिक परिवर्तन में कुछ क्रियाएं होती है और उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन के दौरान या रासायनिक परिवर्तन में जो क्रियाएं होती है उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। नहीं समझ में आया? हम क्या बोले आपसे कि दूध से जब दही बनता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है ना, 4 घंटा 5 घंटा का। तो 4-5 घंटा में कुछ तो होता होगा। यदि कुछ नहीं होता तो दूध में हम दही डालते हैं, तुरंत दही बन जाता। लेकिन 4 घंटा 5 घंटा टाइम लगता है, इसका मतलब उसके अंदर उस बीच में कुछ न कुछ क्रिया होता होगा, कुछ वर्क होता होगा। तो जो क्रिया होता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एक डिफिनीशन ये हो गया कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान या रासायनिक परिवर्तन में जो क्रियाएं होती है उस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो। अपने पास ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मतलब इसे समझो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैग्नीशियम का फीता है और इसको जलाया जा रहा है। तो जलाने से होता क्या है कि इस तरह का ये जल करके और ये राख बन जाता है। क्या बन जाता है? श्वेत चूर्ण बन जाता है। मैग्नीशियम के फीता को, ये मैग्नीशियम का फीता है, ये वाला, ये आप मैग्नीशियम का फीता देख रहे हो, ये वाला, ये पूरा श्वेत होता है, उजला होता है, ये वाला देख रहे हो ना, ये मैग्नीशियम का फीता है, ये वाला। अब इसको यदि हम जलाएंगे इस तरह से, तो जलाएंगे जब इसका टेम्परेचर, इसके ज्वलन ताप तक जब पहुंचेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम का फीता, तो इसका सूत्र क्या होगा? Mg। यहाँ पर Mg लिखा हुआ है। इसके जलाने के लिए, सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन से उपस्थिति में जब इसको हम जलाएंगे तो जल करके एक श्वेत चूर्ण देता है और वे श्वेत चूर्ण जो होता है ना, वो होता है MgO, एम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये श्वेत चूर्ण होता है। क्या होता है? श्वेत चूर्ण होता है, श्वेत। इसका पेट्रोलियम दिखाएंगे जला करके, आपको पेट्रोल दिखाएंगे, फिलहाल आप समझिए। तो मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में हम जलाते हैं तो जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण देता है। अब ध्यान से देखो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ, भौतिक की रासायनिक? रासायनिक। देखो मैग्नीशियम आप देख रहे हो ठोस के रूप में है, ऑक्सीजन गैस है, आप इसको देख नहीं सकते हो।
ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना, जलाने के बाद क्या बनाएगा, श्वेत चूर्ण बन गया। नहीं, अब ये ठोस था, अब क्या बन गया, पाउडर। क्या बन गया, श्वेत चूर्ण बन गया। तो फिर श्वेत चूर्ण को क्या इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसका प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसका प्रॉपर्टीज कुछ और है। ये दोनों मिल करके जो नया पदार्थ बनाया उसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया, और हो गया। मतलब टोटल केमिकल में चेंज हो गया, ये बिल्कुल अलग तरह का चीज हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जो क्रिया हुआ उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जल हो गया, क्या हो गया, जल। अब इस जल के ऊपर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जल रखते हैं, और जल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके लिए इस टाइप के एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, पता चला ना कि कौन हाइड्रोजन है कौन ऑक्सीजन है। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। तो पानी में मान लो कि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन, लेकिन आप इसको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए हम लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दो ठो, एक एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं, है कि नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को हम कराएंगे आपको, और इसके ऊपर से इस तरह से बीकर हम रख देते हैं। तो बीकर में क्या होता है कि एक में ऑक्सीजन स्टोर होता है, एक में हाइड्रोजन। एक में गैस की मात्रा कम होगा, एक में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसको स्टोर कर लेंगे, इसको जलाएंगे, तो हाइड्रोजन यदि रहेगा तो भप भप करके आवाज आता है, तो समझ जाएंगे हाइड्रोजन है वो। ऑक्सीजन रहेगा तो और ज्वाला को तेज कर देगा, भड़का देगा और जलाने के लिए उसको, तो समझ जाएंगे कौन चीज है, ऑक्सीजन है। इस तरह से हमको समझ में आ जाता है कि जल के ऊपर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये भी किस तरह का, ये जल हो गया, ये दोनों कौन सी हो गया, गैस। ये भी किस तरह का परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो क्रियाएं होती है, क्या होती है, जो तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या डिफिनेशन होगा, जब दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, या एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या चीज है, रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य कारण क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो भी पदार्थ होते हैं उसके एटम जो होते हैं ना, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम के क्या होता है, रीअरेंजमेंट। जैसे यहाँ पर देखो, ये मैग्नीशियम हो गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर सपोज, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक ठो एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है, दो एटम है। अब ये दोनों आपस में रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट करके आपका बना देता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह का ये वाला चीज बन जाता है, ये वाला चीज इस तरह से एक नया चीज बन जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ के एटम के बीच रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्था होता है। मतलब इसके एटम में से कुछ उसमें चले जाएंगे, इसके एटम में से कुछ इसमें चले जाएंगे, इस तरह से एक नया मैटर, एक नया पदार्थ क्या होता है, बन जाता है। तो ये समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो आपको हम बोले थे कि 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा टाइम लगता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि तो हाँ, जो पदार्थ है ना उसके एटम के रीअरेंजमेंट होता है, तो उसमें समय लगता है, क्या लगता है, समय लगता है। नहीं, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट से ही क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, रीअरेंजमेंट से एक नया पदार्थ बनता है। इस चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, याद रखिएगा। इसका मुख्य कारण है अभिकारक के पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था, मतलब एटम का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, बहुत ऐसे चीज होता है जो दो पदार्थ को मिलाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं, या कैसे पता करेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया होता है, दो चीजों को मिलाने पर ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, उस लक्षण के आधार पर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने लक्षण, 5 लक्षण। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना
तो पहला लक्षण ये होता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होता है रंग में परिवर्तन। तीसरा होता है अवक्षेप का बनना। चौथा होता है गैस का निकलना। और पांचवा होता है ताप में परिवर्तन। मतलब दो चीजों को आपस में मिलाया जाता है, यह एक चीज नया चीज बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि इस पांचों लक्षण में से कोई एक लक्षण आपको दिखाई दे दे तो आप समझ जाना कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पांच लक्षण में से कोई एक लक्षण यदि आपको दिखाई दे दे तो आप समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके कितने लक्षण? पांच। पांच आपको जरूरी नहीं है कि पांचों एक साथ होगा, कोई एक लक्षण भी आपको दिखाई दे दे इसमें से ना, तो आप समझ जाना कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। कौन कौन सा? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन। और ये सब आपका एनसीईआरटी में जो है ना एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। इसमें से हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इसमें ये पहला, अच्छा इसको हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि केमिकल नहीं है मेरे पास। अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन, ये चार एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। और आप देखिएगा कि चारों लक्षण आपको स्पष्ट क्या होगा, दिखाई, पांचों लक्षण मतलब पांच है तो पांचों आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देखो, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, हमारे पहला वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, या यहाँ पर देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीशियम का फीता लेंगे और उसको जो है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये देख रहे हो ना, ये वाला चीज क्या बोलते हैं इसको, चिमटी नहीं, चिमटा चिमटी, हाँ तो इसको चिमटा हम लोग बोलते हैं। अभी हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा मैग्नीशियम का फीता, जिसे हम रिबन भी कहते हैं, और ये श्वेत कलर का होता है। ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का फीता ना, ये श्वेत कलर का है। हालांकि इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाएगा, जिसके चलते ये काला दिखेगा। तो इसे पूर्ण रूप से जल है, इसके लिए जरूरी है कि मैग्नीशियम के फीता या रिबन को हम सरेस मार करके बिल्कुल साफ कर दें। तो फिलहाल हमें सरेस पेपर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत नहीं है। अब हमको ये देखना है कि मैग्नीशियम के फीता को हम जलाते हैं तो क्या होता है। तो मैग्नीशियम के फीता को जब हम जलाएंगे ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनेगा और जलने के क्रम इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए जलाने के टाइम थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमारा ध्यान जो है ना, हमारा आंख जो है ना, डायरेक्ट इसको हीट नहीं करे, डायरेक्ट इसको हीट नहीं करे। तो बच्चों अब हम लेते हैं, ये है अपने पास बुनसन बर्नर है, आपको दिख रहा होगा, ये बुनसन बर्नर हो गया, क्योंकि इसको जलाने के लिए थोड़ा हमको हाई टेम्परेचर चाहिए। और लैब के लिए जो है ना, बुनसन बर्नर जो होता है ना, वो परफेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं जलाने पर क्या होता है। देखना बच्चों, इस पे डायरेक्ट हीट मत करना। तो ये रहा है आपका, देखो किस तरह से ये फ्लेम जो है ना, कितना इसका टेम्परेचर है। डायरेक्ट इसको हम हीट नहीं करेंगे क्योंकि आंख को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का फीता जो है जल करके और ये श्वेत चूर्ण बन रहा है। श्वेत चूर्ण आपको दिख रहा होगा, श्वेत चूर्ण ये वाला जो आप देख रहे हो, ये श्वेत चूर्ण है, ये वाला। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के फीता को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत चूर्ण बनता है, श्वेत चूर्ण बनता है। बुनसन बर्नर, तो बुनसन बर्नर हम आपको दिखाएंगे, उसका बहुत सारा जगह यूज होता है, लैब में एक्चुअली उसी का यूज होता है। तो बुनसन बर्नर से हम उसको जलाएंगे।
तो जलाने के बाद से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चूर्ण बन जाएगा, ये राख बन जाएगा। तो कौन सा हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि नया पदार्थ बना जिसका गुण पदार्थ के गुण से कौन सी है, भिन्न है। क्या चीज है, भिन्न है। तो देखो यहाँ पर क्या था, अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये ठोस है, ये क्या चीज है, गैस है, ये जल करके राख बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये रासायनिक अपक्रिया है, मतलब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे क्या चीज है, रासायनिक अपक्रिया है। क्या चीज है, रासायनिक अपक्रिया है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, यहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट लेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, तो ये जो होता है ना, ये एक कलरलेस होता है, पानी के जैसा होता है। अच्छा, ये पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे, तो ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। और जब हम दोनों को मिला देंगे ना, तो दोनों को मिलाने से हमारा क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाएगा। चेक कर लो यहाँ पर, पीला अवक्षेप बन जाएगा ये वाला। तो क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, ये कलरलेस, दोनों को मिलाने से ये येलो आपका पोटासियम आयोडाइड बन गया, पोटासियम आयोडाइड बन गया ये वाला, जिसका कलर कौन सी है, तो केमिकल में चेंज हो गया। मतलब क्या कहेंगे इसको, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। अरे ये कलरलेस, ये कलरलेस, तो येलो कैसे हो जाएगा, इसका मतलब कि दोनों को मिलाने से कुछ रासायनिक इसके एटम में रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट होने के कारण कुछ नया चीज बन गया, जिसके चलते उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। क्या हो गया, येलो। तो रंग में परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया में तो रंग में परिवर्तन हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर आप देखो कि ये जिंक हो गया, जस्ता, ये हो गया अपना एसिड H2SO4। अब इस जिंक को हम इसके अंदर डालते हैं, जिंक को इसके अंदर क्या करते हैं, डालते हैं। तो जिंक को इसके अंदर डालोगे ना, तो इसमें से गैस निकलता है। या ऐसे करना, एसिड होगा, एसिड में जिंक नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, जो भोजन वगैरह के लिए पैकिंग के लिए हम लोग जो दुकान वगैरह से पैकेट लेते हैं ना भोजन का पैकिंग करने के लिए, उसके ऊपर एल्युमिनियम का फॉयल होता है, वो क्या होता है, एल्युमिनियम का फॉयल। तो उसको भी एसिड में डालोगे ना, तो उससे आप देखोगे कि गैस निकल रहा है, और बर्तन हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस तरह से न होगा तो इस तरह का हम लोग बीकर ले लेंगे, एक तो परखनली ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ट्यूब ले लेंगे इस तरह का, और इसमें हम एसी डाल देंगे। और जो भोजन वाला पैकिंग वाला जो है वो तो मिल जाएगा आसानी से दुकान पर आपको। अब क्या करना कि थोड़ा सा इसको तोड़ करके इसके अंदर डाल देना। वो भी नहीं मिलेगा आपको तो घर पे एक आम चीज तो जरूर आता है, बोतल वगैरह का ढक्कन तो रहता है ना, तो बोतल का ढक्कन भी आप इसको तोड़ कर मरोड़ करके इसके अंदर डाल देना, इस सीट के अंदर। अब थोड़ा देर के बाद देखोगे इसमें से गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस। तो गैस क्यों निकला, एसिड है, और वो तो आपने क्या डाला, मेटल को डाला, नहीं मेटल डाला तो फिर गैस निकल रहा है। और इसके अलावा इसको टच करोगे ना तो गर्म भी लगेगा। तो समझ जाना क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया। तो गैस का निकलना या तापमान में वृद्धि भी किसका लक्षण है, रासायनिक अपक्रिया का, जो आपको बताए थे, लास्ट में बताए थे ना, ये वाला देखो यहाँ पर, ये वाला गैस का निकलना या ताप में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अपक्रिया के लक्षण है। नहीं, इस तरह से आप इसके एसिड के अंदर जिंक डालो, या इसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल डालो, या बोतल का ढक्कन मरोड़ करके उसको डालो, तो देखोगे कि इसमें से गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस। और ये थोड़ा देर के बाद देखोगे तो ये गर्म हो जाएगा पूरा। इसका मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। तो ही तो गैस बन रहा है, पहले तो नहीं बन रहा था, पहले तो गर्म नहीं हो रहा था। ये दोनों रिएक्ट कर रहा है कि नहीं और केमिकल में चेंज हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है और गैस निकल रहा है, कुछ नया चीज बन रहा है, कुछ नया चीज बन रहा है। तो उसे बनता क्या चीज है, देखो यहाँ पर जिंक को HCl के साथ मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और इस अपक्रिया में ये ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, जिसके चलते टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, और इसके चलते क्या होता है, ये गर्म लगता है, गर्म लगता है। फिर यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट दिखाए थे हम कि लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं,
अब पोटासियम आयोडाइड का घोल लेते हैं, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, दोनों को मिलाने से लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? पीला अवक्षेप बनता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेरियम क्लोराइड, ये भी कलरलेस होता है। H2SO4 ये भी कलरलेस होता है। ये भी क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड हो गया, इसको हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे। आइए अपने पास हो गया एसिड, क्या हो गया? एसिड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा जल डाल करके इसका जलीय विलयन मिला लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से देखो यहाँ पर पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। ये बेरियम क्लोराइड हो गया H2SO4। अब हम क्या करेंगे, इस बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को इस एसिड के अंदर, हालांकि ये विलयन मत बनाना, डायरेक्ट इसके एसिड के अंदर डालना। तो एसिड प्योर नहीं होना चाहिए, प्योर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? प्योर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये एक्वस होना चाहिए, आगे हम समझाएंगे एक्वस वगैरह सब क्या होता है। तो इसके अंदर हम डालेंगे एसिड, ले लेंगे थोड़ा सा प्रखनली में, इसके अंदर इसको हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड को, और थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देंगे। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो पेंदी में जो है ना ठोस कण के जैसा बैठ जाएगा, उजला ठोस कण के जैसा बैठ जाएगा, उजला ठोस कण के जैसा क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। इस टाइप का आपका आ जाएगा, इस टाइप का जो है ना, इस टाइप का कोण के जैसा आपके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा इस तरह से। ये भी कलरलेस, ये भी कौन चीज? और जब इसको हम घोल देते हैं, पूरा घोल देंगे, तो कुछ देर के बाद जो होता है ना, पेंदी में इसका ठोस कण के जैसा ऐसा लगेगा, दही के जैसा, दही का नहीं होता है अंश, हाँ, दही का जो छाली वगैरह होता है उसी के जैसा पेंदी में जो है ना ठोस 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 गुच्छा गुच्छा के जैसा आपका पेंदी में बैठ जाएगा। तो जो पेंदी में गुच्छा के जैसा बैठता है ना, उसी को हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? तो अवक्षेप बने तो समझ जाना क्या चीज है? रासायनिक अपक्रिया। क्या चीज है? रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया है। इसी तरह से यहाँ पर पोटासियम पर मैग्नेट है, आई इसके अंदर हम एसिड को डाल देते हैं तो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? रंग में परिवर्तन हो गया। ये भी कौन सी है? रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया है। तो इस तरह से रासायनिक अपक्रिया जब होता है ना, तो वहां पर आपको कितने तरह का लक्षण दिखाई देता है? 5 तरह का लक्षण दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ये बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, मतलब पेनी में आकर क्या हो जाएगा? आपका जमा हो जाएगा, और एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड, एसीएल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एचसीएल आपका बन जाएगा। अच्छा, उसके अलावा गैस का निकलना या ताप में परिवर्तन, तो एक ही एग्जांपल से दोनों हमारा इसका काम चल जाएगा। जिंक को एसिड एसीएल के अंदर हम डालते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और क्योंकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो इसमें क्या बनता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके चलते क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। इतना चीज आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का तरीका। रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त करने का, रासायनिक अपक्रिया को हम लिखते कैसे हैं? रासायनिक अपक्रिया जब होता है तो उसको हम लिखते कैसे हैं? तो लिखने का तरीका, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, बहुत सारा चीज आगे हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है।